हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच हुआ विवाद आपको याद होगा, जहां पर हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कुछ इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए थे और बताया गया था कि अडानी ग्रुप अपने शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शेयर धारकों को बहुत ज़्यादा नुकसान भविष्य में हो सकता था। इन तमाम खुलासों के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर थे उसके प्राइस बहुत तेज़ी से गिर गए थे। 70 से 50% तक की कमी वहां पर हमें देखने को मिली थी। अब इस मामले में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर जो आपका हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जहां पर बताया गया है कि उनके संबंध उस फंड वाली कंपनी से हो सकते हैं जिस कंपनी ने अडानी ग्रुप के शेयर को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने में मदद की थी। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या। इस पूरे टॉपिक में जो टेक्निकल टर्म्स आती हैं उन टर्म्स पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद हिंडनबर्ग के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, मामले के बैकग्राउंड को भी समझेंगे, सेबी प्रमुख पर क्या आरोप लगाए गए हैं उन पर भी बात करेंगे और इन्होंने अपने आरोपों के जवाब में क्या कहा है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा सेबी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और शेयर बाजार जैसे सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। ये सेगमेंट आपको जीएस पेपर 3 में भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी के कुछ काम को समझा जाए तो हिंडनबर्ग कंपनी को आप संक्षेप में एक वर्ड में शॉर्ट सेलर कह सकते हैं। अब शॉर्ट सेलर क्या होता है उसको समझने से पहले कंपनी के मूल काम को समझ लिया जाए। कंपनी का मूल काम है रिसर्च करना, यानी कि अनुसंधान करना। रिसर्च किस पे करते हैं? ये रिसर्च करते हैं हाई प्रोफाइल कंपनियों पर, यानी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की उन कंपनियों पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से बताते हैं कि उन कंपनियों में क्या इरेगुलरिटीज मौजूद हैं, क्या अनियमितताएं हैं, कॉर्पोरेट शासन में क्या क्या खराब चीजें मौजूद हैं, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहां पर नुकसान हो सकता है, इसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर उस रिसर्च के आधार पर शॉर्ट सेलिंग की जाती है और शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं। इस कंपनी ने अब तक कई बड़ी कंपनियों के ऊपर रिसर्च की है, जैसे कि निकोला नाम की कंपनी है, क्लोवर हेल्थ नाम की कंपनी है, ब्लैक इंक नाम की कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च हिंडनबर्ग की ओर से की गई है। अब यहां पर एक शब्द आता है, वो शब्द है शॉर्ट सेलर। आप कह सकते हैं शॉर्ट सेलर होता क्या है, शॉर्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का आखिर मतलब क्या होता है। तो जब आप ट्रेडिशनल बाजार में आते हैं, जब आप पारंपरिक तौर पे बात करते हैं, जब आप सरल शब्दों में शेयर बाजार को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि आप किसी शेयर को खरीदते हैं, मान लीजिए 10 रुपए में, फिर उस शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस ऊपर जाते हैं और आप उस शेयर को 12 रुपए में बेच देते हैं। ये हुआ आप जो ट्रेडिशनल सोचते हैं शेयर मार्केट के बारे में, यहां पर हुआ आपको 2 रुपए का प्रॉफिट। अब यहां पर आप मान के चल रहे हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा और जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन एक स्थिति और आ सकती है, एक स्थिति यह है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सब तो जानते नहीं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है शेयर मार्केट नीचे भी जाए, तो नीचे भी जा सकता है। तब आप पैसे कैसे कमाएंगे? तब भी निवेशक पैसे कमाते हैं और उस मेथड से जो पैसे कमाए जाते हैं उस मेथड को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है इसको समझिए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप 10 रुपए में शेयर खरीद रहे हैं, यानी कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने परचेज किया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने सेल किया। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में आप सेल पहले करते हैं और उसके बाद परचेज करते हैं। अब इसको ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा और आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर हमने क्या किया था, 10 रुपए का शेयर पहले खरीदा था, फिर उसे 12 रुपए का बेचा था, जिससे 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ था। अब शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेलिंग में हम पहले सेल करेंगे यानी कि हम मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का सेल कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपके पास तो शेयर है ही नहीं तो आप उसको बेचेंगे कैसे, तो इसके लिए यहां पर काम आते हैं आपके जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं। तो जो आपका स्टॉक ब्रोकर है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, उनके पास पहले से शेयर मौजूद होते हैं, आप उनसे शेयर उधार ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने स्टॉक ब्रोकर से 10 रुपए का एक शेयर उधार लिया और उसको बाजार में बेच दिया।
और आपको उम्मीद ये है कि इस शेयर की वैल्यू जो है वो भविष्य में कम होगी। जबकि यहां पर उम्मीद क्या थी, यहां पर उम्मीद थी कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या उम्मीद होती है, उम्मीद होती है कि शेयर की वैल्यू कम होगी। तो आपको यहां पर उम्मीद थी कि शेयर की वैल्यू कम होगी, तो आपने क्या किया, 10 रुपए का एक शेयर बेच दिया, और भविष्य में होता भी वैसा ही है, भविष्य में शेयर की वैल्यू कम होकर के 8 रुपए पर आ जाती है। तो आपने 10 रुपए का शेयर बेचा था और 8 रुपए में आप उसको खरीद लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 रुपए। तो आपने जो शेयर यहां पर खरीदा था वो शेयर वापस आप अपने ब्रोकर को लौटा देंगे, तो इसके जरिए आपने 2 रुपए कमा लिए। तो जब बाजार बढ़ता है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं, जब बाजार गिरता है तब भी आप जो है शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका मेथड रहता है शेयर बाजार से पैसे कमाने का, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका हिंडनबर्ग जैसी जो शॉर्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं। तो इन कंपनियों की रणनीति को आप संक्षेप में कह सकते हैं ज्यादा पर बेचो और कम पर खरीदो की रणनीति, यानी कि ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं और फिर उसके बाद कम प्राइस पर उसको खरीद लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने हिंडनबर्ग के बारे में बात की। अब इस मामले की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि पूरा बैकग्राउंड क्या है इस मामले का। तो इस मामले के बैकग्राउंड को अगर आप देखें, मामले की शुरुआत होती है 25 जनवरी 2023 से। 25 जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट जारी की गई थी हिंडनबर्ग ग्रुप की ओर से, अमेरिका की एक कंपनी है, और रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप पर। इस पूरी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कार्यप्रणाली यानी कि वर्किंग प्रोसेस पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। कौन कौन से आरोप थे? इसमें पहला आरोप यह लगाया गया कि अडानी ग्रुप जो है वो शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा है। शेल कंपनियां यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि फिजिकली एक्सिस्ट नहीं करती हैं, वो कंपनियां केवल आपका कागजों पर एग्जिस्ट करती हैं। केवल उन कंपनियों का इस्तेमाल जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हवाले के लिए किया जाता है। तो अब अडानी ग्रुप पर आरोप यह लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों का उपयोग किया और शेल कंपनियों का उपयोग करके अपने शेयर की मांग को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश की। और यहां पर बताया गया कि अडानी ग्रुप जो है उसके पास अपनी कंपनियों का 75% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है। जबकि अगर आप सेबी के रूल्स देखेंगे या भारत में अगर आप रूल्स देखेंगे तो रूल्स ये कहते हैं कि बेसिकली आपका जो प्रमोटर है, यानी कि वो व्यक्ति जो कि कंपनी की शुरुआत कर रहा है, वो व्यक्ति अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। ये भारत में नियमों के खिलाफ है। लेकिन अडानी ग्रुप पर आरोप ये लगाए गए कि उन्होंने शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही पैसे से अपने ही शेयर खरीद लिए, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर की जो वैल्यू थी वो आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर बढ़ गई। तो एक तो ये आरोप यहां पर लगाया गया। दूसरा आरोप अडानी ग्रुप पर यह लगाया गया था कि वो ऋण पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, या लेकिन लोन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इस कंपनी ने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि अडानी ग्रुप में टोटल 7 कंपनियां आती हैं, जिन 7 कंपनियों में से 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो करंट रेशो है वो 1 से भी कम है। और जब किसी कंपनी का करंट रेशो 1 से कम होता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है अपने ऋण को चुकाने में, अपने लोन को चुकाने में असमर्थ है। करंट रेशो 1 से कम होने का मतलब यह है कि कंपनी की जो संपत्ति है वो उसकी जो ऋण है उससे कम है। जब कंपनी की संपत्ति उसके ऋण से कम होती है तो इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अगर अपने सारे एसेट्स बेच भी देती है तो इसके परिणाम स्वरूप भी कंपनी अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगी। तो एक तो ये आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक आरोप यह भी था कि परिवार आधारित व्यवसाय है। यहां पर कहा गया कि कंपनी में 8 बड़े पद ऐसे हैं जहां पर आपको परिवार के लोग देखने को मिल जाएंगे, अडानी फैमिली के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप ये लगाया कि बेसिकली कंपनी के बोर्ड जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आपका शेयर होल्डर्स के हित में नहीं रहते, वो डिसीजन कंपनी के हित में नहीं रहते हैं, वो डिसीजन केवल और केवल फैमिली के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। तो एक ये भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक आरोप ऑडिट प्रक्रिया को लेकर भी लगाया गया था। ऑडिट प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए जहां पर कहा गया कि जो कंपनी है, जिस कंपनी से अडानी ग्रुप ने अपना ऑडिट करवाया था, उस कंपनी में केवल 11 कर्मचारी मौजूद थे। जबकि अडानी ग्रुप की अगर आप बात करें तो वो कंपनी हजारों करोड़ों की कंपनी है, हजारों कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। और हजारों कर्मचारी वाली कंपनी का ऑडिट कौन कर रही थी? 11 कर्मचारी वाली कंपनी, 11 एम्प्लॉयज वाली कंपनी। तो ये एक यहां पर समस्या थी। तो कहा गया कि अडानी ग्रुप जो है अपने ऑडिट प्रोसेस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मामले की हमने बैकग्राउंड को देखा। अडानी ग्रुप पर सबसे पहले आरोप लगाए गए। अब जब अडानी ग्रुप पर आरोप लगे उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा उछला, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। और अब उसके बाद यहां पर एक डेवलपमेंट ये देखने को मिला है कि हिंडनबर्ग की ओर से, जो हिंडनबर्ग कंपनी है, उसने सेबी की जो प्रमुख हैं उन पर भी आरोप लगाया है। अब हिंडनबर्ग ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है।
इस नई रिपोर्ट में सेबी की जो प्रमुख है माधवीपुरी बुच और उनके जो हस्बैंड हैं धवल बुच, उन पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप क्या है? आरोपों की अगर आप बात करें तो इसमें एक आरोप ये लगाया गया है कि ये जो दोनों लोग हैं, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सेबी के प्रमुख जो हैं, सेबी के प्रमुख जो हैं माधवी बुच, इन दोनों लोगों की बरमूडा और मॉरिशस 2 देश हैं। इन 2 देशों की जो रेगुलेशंस हैं कंपनियों को लेकर के वो बहुत ज्यादा लूज हैं, बहुत टाइट रूल्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आरोप ये लगाया गया कि इन दोनों कंपनियों, ये जो दोनों देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपकी शेल कंपनियां मौजूद हैं और इन शेल कंपनियों में फंड्स का पैसा लगता है। कौन से फंड्स का? ऑफशोर फंड्स का पैसा लगता है। और आरोप ये लगाया गया कि बेसिकली आपका ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों ने इन ऑफशोर फंड्स में पैसा लगा रखा है। इन ऑफशोर फंड्स में इनकी हिस्सेदारी है, इनका पैसा यहां पर इन फंड्स में लगा हुआ है और इसी फंड का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली आपका अडानी ग्रुप के जो शेयर वैल्यू थी उसके साथ मैनिपुलेशन करने के लिए उसके पैसे का इस्तेमाल किया गया। यानी कि यहां पर यह आरोप लगाया गया कि आपका सबसे पहले आपका अगर आप इसको इक्वेशन की तरफ समझना चाहें तो सेबी की चेयरपर्सन है, सबसे पहले वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, वो एक फंड में इन्वेस्ट करती हैं और ये फंड कहाँ का है? ये फंड है आपका बरमूडा का, ये फंड है आपका मॉरिशस का, जहां पर रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और ये फंड क्या करता है? ये फंड एक और कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी आपका अडानी ग्रुप के शेयर्स को मैनिपुलेट करने का काम करती है, शेल कंपनी के तौर पर काम करती है। तो ये शेल कंपनी में इन्वेस्ट किया है इस फंड में, इस फंड ने, और इस फंड में इन्वेस्ट किया है सेबी की चेयरपर्सन ने। तो ये बेसिकली आपका इक्वेशन यहां पर बन जाती है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अडानी स्कैम हुआ था उस स्कैम में बेसिकली आपका सेबी के जो चेयरपर्सन है वो भी शामिल थे। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगाए गए थे, हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे। हितों का टकराव कैसे? तो जब अडानी की रिपोर्ट आई थी, अडानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद जांच शुरू हुई तो हिंडनबर्ग ने ग्रुप ने आरोप ये लगाया कि सेबी ने सही ढंग से जांच नहीं की। सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ था और क्योंकि उनका पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ था तो अगर अडानी ग्रुप का मामला सामने आता तो इसकी वजह से इन कंपनियों का पैसा भी डूब जाता और अगर इन कंपनियों का पैसा डूब जाता तो सेबी चेयरपर्सन के पैसे भी डूब जाते। ये आरोप यहाँ पर बेसिकली आपका लगाए गए। हालांकि अभी तक इन आरोपों को लेकर के कोई भी स्पष्ट मामला हमारे सामने निकल करके नहीं आया है और अभी तक इन्हें केवल आप आरोपों की तरह ही देख सकते हैं। हम कोई भी जजमेंट लेने के लिए यहाँ पर अभी आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब अगर बात करें कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उनकी ओर से क्या कहा गया है, तो उनकी ओर से बेसिकली कहा गया है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट 2015 में की थी और जब 2017 में उन्होंने सेबी के प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला था तो उन्होंने सेबी के सामने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज किया था, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। तो उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ओपन बुक, यानी कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है, जो हमारा तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने जहां पर इन्वेस्ट किया है वो एक खुली किताब की तरह है, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जान सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश की ही नहीं और हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट सेबी प्रमुख के तौर पर नियुक्त होने से पहले की थी। हालांकि कुछ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अडानी की जब जांच होती है तब वो सेबी के प्रमुख तो थी। इसके जवाब में ये भी कहा गया है, सेबी की ओर से कहा गया है कि जब इस मामले की जांच हो रही थी तो सेबी प्रमुख ने अपने आप को इस पूरे मामले से बाहर कर लिया था, रिक्यूज कर लिया था, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आ रहा था। तो ये 2 पक्ष यहां पर आपको देखने को मिले हैं और इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट के बाद राजनीति भी जो है गर्म हो गई है। विपक्ष दल के जो नेता हैं वो आपका सेबी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर मिली भगत करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये हमने ओवरऑल सेबी प्रमुख के आरोपों की बात की। अब एक बार सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सेबी क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1992 में बनाया गया था। इसके लिए कानून भी है, कानून का नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। काम क्या है इसका? इसका काम है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और उसको रेगुलेट करना। इसके ऑफिस की बात करें तो सेबी का ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं इसके, जैसे अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में। तो ये सेबी की हमने बात की। इसके अलावा सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सेबी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है।
इसका मतलब ये हुआ, क्वासी जुडिशियल होने का मतलब ये हुआ कि सेबी जो है किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए, किसी भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के लिए जो है आपका जजमेंट दे सकती है, आपको सजा दे सकती है। तो इस वजह से क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई। क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब यह है कि सेबी बेसिकली अपने जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने का काम भी करती है। तो क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो गई। और जो वॉयलेटर्स होते हैं उन वॉयलेटर्स की पहचान, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी करती है सेबी। इसके अलावा क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी होने की अगर आप बात करें तो क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी इस लिहाज से है कि बेसिकली आपका सेबी को अपने जो बाजार है उस बाजार को रेगुलेट करने की शक्ति भी दी गई है, यानी कि सेबी बाजार को रेगुलेट करने के लिए अपने नियम भी बना सकती है। तो इस वजह से सेबी को जो है आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहा जाता है, यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, अर्ध विधायी निकाय भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिकली सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने समझा। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द शॉर्ट सेलिंग किस विषय से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी जेल प्रणाली या फिर ऑप्शन डी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।